my channel. So today we will do the chapter 2. We have finished the chapter 1 of history of this book. So we will do the chapter 2 of this book only, Kings, Farmers and Towns. History class 12, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. हम 600 BC से 600 CE तक जाएंगे, मतलब बिफोर कॉमन एरा से हम 600 BC मतलब बिफोर कॉमन एरा से 600 CE मतलब कॉमन एरा तक आएंगे, मतलब प्रेजेंट डे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले मैं आपको मतलब चैप्टर्स को लिंक करवाऊंगी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आप लिंक कर लो। मतलब ये बुक ऐसी है कि आप पूछोगे कि IVC था पहले, तो अब ये कैसे आ गया, तो इसलिए उससे लिंक करके अगर हम चलेंगे तो आपके दिमाग में स्टोरी के फॉर्म में एक बाय एक जो इवेंट हो रहा है वो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको रिकनेक्ट करवाऊंगी, फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, सो सेटिंग द बाउंड्रीज में कनेक्टिंग चैप्टर 1 टू चैप्टर 2। अब देखो कैसे कनेक्ट कर रहा है ये चैप्टर 1 को चैप्टर 2 से। In chapter 1, we learned about the Harappan civilization. हमने bricks, beads and bones में Harappan civilization के बारे में पढ़ा था। तो in chapter 1 we learned about the Harappan civilization through artifacts like bricks, beads and bones. अब हम chapter 2 में पढ़ेंगे। Now in chapter 2 we move into a spread where we have written evidence. जो हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, हम एक फर्स्ट चैप्टर था राइटिंग एंड सिटी लाइफ मेसोपोटामिया। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और ये सब हमें पता चले थे, मेसोपोटामिया था। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड है ये चैप्टर। मतलब उसमें भी राइटिंग एविडेंस मिले थे आप लोगों को। ऐसे मिले थे, उसमें आपको सनराइज ब्रिक्स मिली थी, याद होगा। तो उसमें हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब रिटन एविडेंस। इसमें हमें रिटन एविडेंस मिले हैं जिसको डिसाइफर, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि उसने डिसाइफर अभी तक नहीं किया है, पर चैप्टर 2 में जो भी रिटन एविडेंस है उन सबको डिसाइफर कर लिया गया है। तो दिस इज द एरा ऑफ द फर्स्ट इंडियन एम्पायर्स। ये एरा है ऑफ द फर्स्ट इंडियन एम्पायर्स। दिस पीरियड सॉ द यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एंड द राइज ऑफ न्यू रिलीजन। राइज हुआ है न्यू रिलीजन का, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। आगे हम पढ़ेंगे कि अशोका था, एक राजा था वहाँ का, तो वहाँ उसने बुद्धिज्म स्प्रेड किया है। तो वो कैसे किया है, क्या किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मतलब एक वो लिंक हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बताती हूँ फिर से। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो IVC याद है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्ली फेज हमने पढ़ा था, मतलब जिसको हम फॉर्मेटिव फेज बोलते थे, 6000 BC से 2900 BC तक। ठीक है, तो उसको हम 2900 BC तक उसको हम अर्ली फेज बोलते थे, मतलब फॉर्मेटिव फेज, और मैच्योर फेज बोलते थे 2600 BC से 1900 BC तक। ठीक है, उसको हम मैच्योर फेज बोलते थे। ये दोनों क्लियर है। फिर हम डिकेडेंट फेज किसको बोलते थे, डिकेडेंट हम फेज उसको बोलते थे। डिक्लाइन फेज जब हमने देखा था एंड ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है, डिकेडेंट फेज हम उसको बोलते हैं जो 1900 BC से 600 BC तक है, मतलब 1900 BC से 1300 BC तक हम उसको डिकेडेंट या डिक्लाइन फेज बोलते हैं। ठीक है, अब IVC में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो लोग थे वहाँ पे सारा जो भी हमने जब एंड ऑफ सिविलाइजेशन देखा तो वहाँ पे सब गायब हो गया। जो हम ट्रेड और वो सब देखते थे वो सब गायब हो गया, वहाँ पे ट्रेड और ये सब वो गायब हो गया। तो लोग क्या करने लगे, लोग वहाँ से डिस्प्लेस होने लगे, वहाँ से डिस्प्लेस होके गैंगेटिक वैली में आने लगे।
मतलब वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड में आने लगे। वहाँ से लोग, हड़प्पा से लोग डिस्प्लेस होकर, मोहनजोदारो से लोग डिस्प्लेस होकर गंगा वैली में आने लगे। ठीक है, तो जो जो अपना नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, आईवीसी जो अपना नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में है, तो लोग मतलब वेस्ट से लोग ईस्ट में आने लगे, वेस्ट से लोग ईस्ट में आने लगे। तो ईस्ट में कैसे है, अब देखो हम देखते हैं। 15,000 ओके, सो 15,000 BC से 1000 BC तक हमने देखा कि अर्ली वैदिक एज चल रहा है, ऋग वैदिक, अर्ली वैदिक एज चल रहा था। कब से कब तक? 15,000 BC से 1000 BC तक वैदिक एज चल रहा था या ऋग वैदिक एज चल रहा था। फिर हमने देखा 1000 BC, जब 1000 BC आते आते आयरन एज हो गया। आयरन एज मतलब कि आप उसमें प्लो मिलने लगा, वेपन्स मिलने लगे, जो जैसे हम गोल्ड और सिल्वर से जो जल्दी कोरोड हो जाते, आयरन इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता। तो वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत क्या बोलते हैं, डक्टाइल था आयरन, तो उनसे उन्होंने प्लोइंग करना शुरू किया, वो सब शुरू किया। ये हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मैंने लिखा ना, दिस पीरियड सॉ द यूज़ ऑफ आयरन, आयरन इसमें यूज़ हुआ है। फिर हमने 1000 से 600 BC तक, जो अभी हम पढ़ेंगे 1000 से 600 BC तक हमने देखा प्रॉस्पेरिटी आने लगी, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, जो लेटर वैदिक एज होता है ना, प्रॉस्पेरिटी आने लग गई लोगों में। ठीक है, तो हमने ये देखा। फिर अब मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊँ तो देखो, 6000 BC से 2600 BC तक, ठीक है, तो ये है रूरल आईवीसी, मतलब रूरल इंडस वैली सिविलाइजेशन। कब तक? 6000 BC से 2600 BC तक रूरल आईवीसी, रूरल इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। फिर 2600 BC से 1900 BC तक अर्बन आईवीसी, अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। फिर 1900 BC से 600 BC तक रूरल आईवीसी होगा। फिर 600 BC से अर्बनाइजेशन होगा। तो अब इसको बोलते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हो गया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ? फर्स्ट अर्बनाइजेशन 2600 BC से 1900 BC के बीच में हुआ। सेकेंड अर्बनाइजेशन 600 BC से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो उसमें कैपिटल, टाउन, सिटी, ट्रेड, आर्किटेक्चर, आर्मी सब है। तो अगर आपको याद रखना है ना, तो आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हो। मैंने जगह नहीं बोली, दिखेगा मैं आपको फिलहाल ये ठीक है। तो अब इसको ऐसे की फॉर्म है, क्या बन गया, इसको आप ना ऐसे फॉर्म में याद रख सकते हो, ग्राफ के फॉर्म में। ये तो इसको आप बोल लो रूरल, इसको बोल लो अर्बन, इसको बोल लो रूरल, इसको बोल लो अर्बन। तो ये जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन अपना कब हुआ? फर्स्ट अर्बनाइजेशन अपना हुआ 2600 BC से 1900 BC तक। सेकेंड अर्बनाइजेशन अभी हमारा हो रहा है 600 BC से। रूरल फेस, रूरल अपना कब हुआ? रूरल कब स्टार्ट हुआ? 6000 BC से 2600 BC तक। और दूसरा रूरल कब स्टार्ट हुआ? आई थिंक सो वो, हाँ, 1900 BC से 600 BC तक, जो हमें पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ इस फॉर्म में याद हो जाएगा। हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है तो आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, सो तो मतलब आपको अलाइनमेंट समझ में आ गई है कि इससे लिंक कैसे हो रहा है, लिंक समझ में आ गया कि ये अब इसमें जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, ये जो ये है, ये जो हम ये पढ़ेंगे 600 BC से 600 CE तक, ये डेवलपमेंट एज है। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का लिंक कर लिया होगा आपने। तो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास। ठीक है, तो अपने मास्टर की कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अपने जो मास्टर की है वो कौन है? जेम्स प्रिंसेप। अब in the 1830s, James Prinsep, an official of the East India Company, deciphered Brahmi and खारोस्थी स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट्स है दोनों। कौन कौन सी है स्क्रिप्ट्स है? एक तो ब्राह्मी और एक खरोस्थी। दो स्क्रिप्ट्स है, ब्राह्मी और खरोस्थी। He deciphered the name Piyadasi, pleasant to behold, in inscriptions which was used for King Ashoka. The breakthrough allowed us to finally read the royal edicts and understand ancient Indian politics. फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा है इसमें। क्वेश्चन आंसर्स आ गया और ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो चलो। तो वो जो बॉक्स है वो शायद मैंने नहीं लिया है, तो मैं बुक से आपको पढ़। तो ये बॉक्स ऊपर होगा ना। देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 BCE, 1500 years following the end of the Harappan civilization. This was also the period during the which the Rig Veda was Rig Veda कब हुआ था? ऋग वेदा मैंने बताया था ऋग्वेदिक कब आया था? 15,000 BC से 1000 BC तक ऋग्वेद का पीरियड था। वॉज कम्पोज बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जो लोग पीपल जो इंडस वैली के अराउंड रहते थे, इंडस ट्रिब्यूटरीज के अराउंड रहते थे, उनको हम बोलते थे सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु इसमें मैप में शायद दिया होगा, ये मैप क्लियर नहीं है क्या? सप्त सिंधु रीजन ये जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सप्त सिंधु रीजन, आई थिंक से सप्त सिंधु काशी और ये सब पंचाला, हाँ, तो ये सप्त सिंधु रीजन है। ठीक है, ठीक है, तो सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, जो इंडस, जैसे हम देखते हैं ना, हमने उस चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम उसे बोलते थे। तो इंडस रिवर से वो पूरी जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, तो वो इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी से पूरी सराउंडेड थी, इसलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। तो इसमें भी जो ऋग वेदा है जो 15,000 BC से 1000 BC तक है, वो ऋग वेदा जो है वो कंपोज्ड विद, मतलब वो भी अलॉन्ग है, वो भी क्या कंपोज्ड है बाय पीपल, जो पीपल रह रहे अलॉन्ग दी, मतलब इंडस वैली उसके अराउंड रह रहे, इंडस वैली एंड किसके अराउंड रह रहे? इंडस वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ही रह रहे, मतलब एक तरह से बोल लो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे हैं। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एमर्ज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स था वो सारे सब कॉन्टिनेंट्स में आ गए, इंक्लूडिंग नॉर्थर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। Populations in the Deccan and further south, new modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone, मतलब बड़े बड़े stone structure known as megaliths। megaliths मतलब बड़े बड़े stones जो यूज़ किए जाते हैं बरियल्स, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। तो वो जो बरियल्स है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बरियल्स के बारे में, कि उनके साथ हमें कुछ वेपन्स मिलते हैं, कुछ गोल्ड का सामान मिलता है, शेल रिंग मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये मेगालिथ्स मतलब बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते हैं बरियल्स को बनाने में। ये बरियल्स बनते हैं, तो ये वेपन्स कब आयरन एज आया था, कब क्या हुआ था? तो 1000 BC में, जो हमने भी पढ़ा था 1000 BC में इंडिया में आयरन एज आया था। तो तब से जो लोग जब मर जाते तो उनके साथ वेपन्स भी रखे जाते हैं। ठीक है,
जो हमने पढ़ा था कि आफ्टर लाइफ, तो वैसे ही emerged in Central and South India from the first millennium BC. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. जैसे मैंने आपको बताया, rich range of iron tools, metal सब मिलता है. From 6th century BC, there is evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was the emergency of early states, means the empires and kingdoms. Underlying these political processes were other changes, evident in the ways in which agricultural production was organized. Simultaneously, new towns appeared almost throughout जो सब कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट से न्यू स्टेट्स या न्यू टाउन्स इमर्ज हो रहे थे. Historians attempt to understand these developments by drawing on a range of resources. Inscription मिले, text मिले, coins मिले and visual materials. As we will see, this is a complex process. You will also notice that these sources do not tell the ये sources ना हमें पूरी entire story नहीं बताते, बस कुछ कुछ जो भी फाउंड किया है इन्होंने सिर्फ उतनी स्टोरी हमें बताएंगे. तो अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिप एंड पियादसी. प्रिंसिप और पियादसी के बारे में. तो अब यही द मास्टर की जो हमने जेम्स प्रिंसिप है, तो इन 1830, तो सोचो कितने सालों पहले की बात है. तो 1830 जेम्स प्रिंसिप, इन 1830 जेम्स प्रिंसिप एन ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट, एक ऑफिशियल था ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उसने क्या डिसाइड किया, ब्राह्मी एंड खारस्थी स्क्रिप्ट्स उसने डिसाइफर्ड की. ही डिस्कवर्ड. अब ये जेम्स प्रिंसिप जब आया था तो ये देखेगा ना कि पहले इस कंट्री को, इस चीज़ को कौन रूल करता था, उसकी पूरी हिस्ट्री जानेगा, फिर वैसे ही रूल करना शुरू करेगा कि क्या वो लोग उनको प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, नहीं करते थे. तो पहले वो उसकी हिस्ट्री जानेगा, फिर आएगा. क्योंकि ऐसे ही होना है ना, जैसे राजा, तो राजा का बेटा राजा, तो अब उसको तो पता है क्योंकि वो उसके पापा है, तो वो हर चीज़ देखता है उसके पापा से. तो पर ये कहीं और से आया था, तो इसको नहीं पता था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है. तो वो देख रहा था कि पहले क्या, कौन था यहाँ का ऑफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर या जो भी बोल लो, कौन था, कैसे, उसने पूरा उसके बारे में रिसर्च की. और 1830 में ये बन गया ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसने डिसाइफर किया ब्राह्मी को और खारस्थी स्क्रिप्ट्स को. ब्राह्मी और खारस्थी स्क्रिप्ट को इसने डिसाइफर किया. और अगर आप देखो तो बुक में जो मैंने आपको बॉक्स पढ़ा, बुक के इस तरफ बॉक्स में लिखा है इंस्क्रिप्शन संची मध्य प्रदेश सी 2nd सेंचुरी BC. तो उसमें ना एक नाम लिखा है अशोका. ये जो है ना, ये डिसाइफर्ड है. जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो अनडिसाइफर्ड था. अभी हम इसको पढ़ सकते हैं. तो ये जो बॉक्स में लिखा है ना, दैट इज़ अशोका. वो क्या लिखा है, अशोका लिखा है. एक बार वो लिखा है अशोका, मीन्स ये इसमें अगर मैं पूरा बताऊँ तो ये लिखा है देवनाम प्रियदर्शी अशोका. तो देवनाम प्रियदर्शी अशोका लिखा है, ठीक है. ही डिस्कवर्ड द नेम पियादसी मतलब कि जिससे इसने बोला पियादसी, जो मैंने बोला ना, ये जो लिखा है फिगर 2.1 में अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा है, जो स्क्रिप्ट है जिसमें ये बना हुआ है ऐसा, फिर क्या बना है, फिर ऐसे करके कुछ बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर देखो मुझे नहीं आ रहा ना, तो इसलिए थोड़ी कोशिश कर रही हूँ. फिर क्या करना है, ऐसे करके कुछ करना है, ठीक है. फिर ऐसे करके कुछ करना है, ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो बता रही है देवनाम पियादसी अशोका है.
ये जो नाम है ना जो मैंने लिखा है आपकी बुक में है, ये जो नाम है लिखा है पियादसी, देव नाम पियादसी अशोका। तो पियादसी मतलब कि प्लीजेंट टू बी होल्ड, मतलब कि पियादस देव नाम मतलब देव का नाम, पियादसी मतलब भगवान को बहुत प्रिय, प्रियदसी तो भगवान को बहुत प्रिय, तो प्लीजेंट टू बिहोल्ड, भगवान को बहुत प्रिय, और अशोक तो उसका नाम था। ठीक है, तो विच वॉज यूज फॉर किंग अशोका, ये पियादसी हम किंग अशोका के लिए यूज करते थे। क्यों? क्योंकि देव का नाम था और वो प्रिय था भगवान के। तो दिस ब्रेक थ्रू अलाउड अस टू फाइनली, ये जो इसने जो जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी और खारोस्थी की जो स्क्रिप्ट्स निकाली, डिसाइफर्ड की है, इससे हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स क्या था। इससे हमें वो हम रीड कर सकते हैं। द ब्रेक थ्रू अलाउड अस टू फाइनली रीड द रॉयल एडिक्ट्स एंड अंडरस्टैंड एंशियंट इंडियन, हम एंशियंट इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, फिर आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जो आपके साइड में दिया है ना, इंस्क्रिप्शन एक बॉक्स में ग्रीन कलर में, तो वो 4 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसमें टुकड़ों में लिखा है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही लिखी है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ देती हूँ एनसीईआरटी से। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेस। इंस्क्रिप्शन जो होती है ना वो राइटिंग होती है जो हार्ड सर्फेस से लिखती है, जैसे लिखा है। डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो inscriptions are writing engraved on hard surfaces such as stone, metal or pottery. This usually record करता है, this usually record the achievements, activities and donation made by the women and men in religious institution. They are virtually permanent records. ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं क्योंकि अगर आप दीवार पे कुछ चीज़ें लिखोगे, ऐसे ऐसे खुरेच के दीवार पे लिखोगे, अगर आप ख़राब करने की कोशिश करोगे ना तो वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत सालों बाद होता है पर वो ख़राब नहीं होंगे। सम कैरी डेट्स, अदर आर डेटेड, मतलब कुछ कैरी करते हैं, मतलब किसी में डेट्स लिखी रहती है, और अब किसी में अगर डेट्स नहीं भी लिखी रहती है ना तो उनकी राइटिंग स्टाइल से पता चल जाता है कि ये कब का है। मतलब अगर थोड़ा सा ये भाई क्या बोले, थोड़ा सा ब्लरी टाइप का लग रहा है तो ये बहुत पुराना है, तो हम इसी टाइप से हम उनको गेस करते हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग से हम उसको गेस कर देते हैं। मतलब पैलियोग्राफी मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग ही होते हैं। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत, जो लैंग्वेजेस जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेजेस होती प्राकृत, तो जो अर्ली जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में थे। अब आपकी बुक में ये भी लिखा है कि आपको बताया गया कि 250 BC में हम ए को कैसे लिखते थे। तो 250 BC में वो लोग ए को ऐसे लिखते थे। ठीक है, फिर 500 BC में, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये पुरानी है। 500 BC में वो लोग ए को ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो वो ए को इसको ऐसे कर दो, हाँ, तो ए को ऐसे लिखते हैं 500 BC में, ये 500, ठीक है, और ये 250 BC में ए को ऐसे लिखा जाता था और 500 में ऐसा 500 BC में ऐसा लिखा जाता। तो इससे हमें पता चल जाता था कि राइटिंग स्टाइल से हमें पता चल जाती थी कि कौन सी डेट का, कौन से समय का, कौन सी डेट का है। ठीक है, कुछ डेट होते थे तो हम उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बात जिसमें डेट नहीं लिखे होते थे तो उसमें हमें राइटिंग स्टाइल के थ्रू पता करना था। पैलियोग्राफी बोल लो, उसको भी मतलब राइटिंग स्टाइल ही बोलते हैं। अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत में लिखे गए थे, मतलब ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते हैं ना तो वो प्राकृत ही पहले बोलते थे, तो वो ऑर्डिनरी पीपल से जैसे ही लिखे गए तो वो ऑर्डिनरी पीपल पढ़ सकते। ठीक है, आगे बढ़े तो हाँ, फिर डिसाइफरिंग द कोड को डिसाइफर कर रहे हैं लोग। तो प्रिंसिप स्टडीड बिलिंगुअल कॉइन्स, तो जो प्रिंसिप था ना उसने बिलिंगुअल कॉइन्स पढ़ा, मतलब ग्रीक एंड करोस्थी, मतलब जिसने ब्राह्मी और करोस्थी उसने स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया था ना, तो उसके ही कॉइन्स पढ़े उसने, ग्रीक एंड
खरोस्थी इशूड बाय द इंडो ग्रीक किंग्स। इंडो ग्रीक किंग्स ने इशू कर रहे थे, तो उसको ही उसने पढ़े, जो जिसके थ्रू वो ब्राह्मी और खरोस्थी को डिसाइफर कर पाया। बाय कंपेयरिंग नेम्स ही मैचेस द लेटर्स, मतलब नाम के थ्रू वो लेटर्स को मैच करता था। ही मैच द लेटर्स एंड सक्सेसफुली रीड द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, मतलब वो मैच करता था उन लेटर्स को और सक्सेसफुली उसने एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को भी पढ़ लिया, तो जिससे आगे की जो जनरेशन है वो भी उनको पढ़े और उनको एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स की बातें समझ में आए, क्या हिस्ट्री थी वो समझ में आए। दिस वॉज द यूरका मूवमेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री। यूरका इन द सेंस बोलो क्या बोल सकते हैं, बहुत प्राउड मूवमेंट था फॉर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यूरका मतलब प्राउड मूवमेंट था वो इंडियन हिस्ट्री के लिए। दिस वॉज द प्राउड मूवमेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस जो अभी तक साइंटिस्ट उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स में हमने पढ़ा, वो जो सील थी उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, इस जेम्स प्रिंसिप ने उसको डिसाइफर कर दिया। तो दिस, और इससे हमें पता चलता है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत प्राउड की चीज़ है, ठीक है, प्राउड मूवमेंट है ये हमारी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए आई थिंक सो इतना ही। मैंने आपको ज़्यादातर मैंने समझा ही दिया, मैं एक बार देख लेती हूँ। और मैंने आपको ये बताया था कि अशोका जो था वो क्या करता था, बुद्धिज़्म स्प्रेड कर रहा था रिलीजियस मॉन्क्स के थ्रू वो बुद्धिज़्म स्प्रेड करना चाहता था सारी डायनेस्टीज में, ठीक है। दिस गिव द न्यू डायरेक्शन टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री इन व्हिच स्कॉलर्स, ये आप पढ़ लेना, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं बताऊँ। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना मैंने आपको वो समझा दी, अब जो आपको समझ ना आए तो वो write in the comment section, I will come to know and I will tell you about that, ठीक है। So this was for today। तो MP बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो, ये कर लेना, मैं आंसर्स छुपा के करना कि आंसर देख रहे हो। तो फिल इन दी ब्लैंक्स, ये देखो मैंने छुपा दिया, फिल इन दी ब्लैंक्स डैश डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्थी 1830, मतलब 1838 में ही उसने किया था, 1830 मतलब उसके आसपास ही किया था। तो 1838 में जो जेम्स प्रिंसिप्स थे उसने क्या किया, डिसाइफर किया ब्राह्मी एंड खरोस्थी को 1838। अब ट्रू और फॉल्स, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन संस्कृत। नो, जो अर्लीस्ट जो राइटिंग थी वो प्राकृत में थी कि जो ऑर्डनरी पीपल है वो ढूंढ ले। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते थे, एपिग्राफी। क्या बोलते थे, एपिग्राफी, गुड, एपिग्राफी बोलते थे। तो एपिग्राफी क्या बोलते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा होगा एपिग्राफी भी। एपिग्राफी यही होता है कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अगर ये, हाँ ये देखो ना लिखा है, तो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, बुक में ही लिखा है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, अशोका वॉज रेफर्ड टू एज पियादसी इन एडिक्ट्स। ट्रू, वो जो मैंने लिखा था उसमें क्या लिखा था, देवनाम पियादसी अशोका। पियादसी मतलब भगवान को प्रिय, मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आए तो व्हाट इज पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी मतलब आपको पता है राइटिंग स्टाइल। व्हाई इज जेम्स प्रिंसिप्स डिस्कवरी कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि जेम्स प्रिंस डिस्कवरी कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज he deciphered Brahmi and Kharosthi scripts so that the people can understand the Indian ancient history, means Indian ancient politics वो समझ पाए। 4 marks में explain the key features of inscriptions as a historical source। तो key features बता देना कि inscription क्या होते हैं। inscriptions are writing engraved on hard surface such as stone, metal or pottery. They usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them, मतलब include the exploits, kings, बहुत सारे, और donations paid by women, men in the religious
इंस्टीट्यूशंस, जो मैन और वुमेन जो पैसे देते हैं इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, वो सब इंस्क्रिप्शंस होते हैं। टिप क्या है, ऑलवेज मेंशन दैट इंस्क्रिप्शंस आर परमानेंट रिकॉर्ड्स। जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, वो परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कभी भी इरेज नहीं हो सकते। अगर आप पेंसिल से उसमें लिखोगे या किसी, तो बारिश या किसी के थ्रू वो मिट जाएंगे। पर आप खुरेद के अगर उसको लिखोगे ना, तो वो बारिश या किसी से भी नहीं हटेंगे, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड से वो छपे रहेंगे। ठीक है, सो थैंक you for today. If you have any doubt, ask me in the comment section. Don't forget to like and subscribe my channel. I will see you in the next part of this chapter. So, good luck guys. ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. So, all the best for your exams. I will meet you in the next part of this chapter. So, all the best. Bye bye. Love you all. Bye.